हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर का, 12th स्टैंडर्ड का। ठीक है, सो यस गाइज, हम लोग देख रहे हैं लास्ट वाला चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स, उसका नेक्स्ट वाला पार्ट। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस पार्ट्स वेरी वेल। ये वाले पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और साथ ही साथ पेपर में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्विच करेंगे अपने टॉपिक को। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल लिया था और लास्ट में उस पर ख़त्म किया था, मतलब वीडियो को एंड किया था। तो चलिए उसी के कंटिन्यूशन में देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके पेज नंबर 124 पर प्रॉब्लम 6.6 को। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके ये वाले न्यूमेरिकल को लेना चाहती हूँ। ठीक है, ये न्यूमेरिकल अच्छा खासा है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बुक में बराबर तरीके से दिया ही नहीं गया है। अगर आप बुक में 10 बार भी इस न्यूमेरिकल को पढ़ोगे ना, तब भी आपको स्टेप्स ऐसा लगेगा यार ये कुछ मिसिंग हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको इतना सिस्टमैटिकली इस न्यूमेरिकल को बताऊंगी ना कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी और सब कुछ इस तरीके से होगा कि आप खुद भी कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स अपने आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल, जो कि है आपका प्रॉब्लम नंबर 6.6 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 124। देखेंगे प्रॉब्लम 6.6 को। प्रॉब्लम 6.6 आपका ये कहता है आपको कंसिडर करना है एक रिएक्शन को, एक रिएक्शन कंसिडर करना है A + B गिव्स B। ये आपकी रिएक्शन है। आपको बोला गया है, देखो फर्स्ट कंडीशन देखेंगे ध्यान से, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। उसने आपको क्या बोला है, ध्यान से देखो, उसने आपको बोला है इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। ठीक है, अगर A का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए, ठीक है, और B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा जाए एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब आपको ये बोला गया है कि A का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए और B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा जाए, तो वो आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है। ठीक है, ये वाली पहली चीज़ आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है। सेकेंड चीज़ आपको दे रखा है इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल। सेकेंड थिंग आपको वो बोल रहा है कि अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ A को कर दिया है ट्रिपल, इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल, तो बढ़ेंगे आगे, वो बोल रहा है एंड दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल। और वो आपको बोल रहा है कि जो भी आपका कंसंट्रेशन है B का इज डबल। फिर उसने बोला है देन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर 6। मतलब वो आपको बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो भी रहेगी, जो भी रिएक्शन का रेट रहेगा वो इंक्रीज होगा बाय फैक्टर 6। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों को दे रखी है क्वेश्चन में। वो आपको बोल रहा है डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसने कहा है डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्डर, वो बोल रहा है ओवरऑल ऑर्डर निकालो रिएक्शन का, कि ओवरऑल ऑर्डर का वैल्यू कितना होगा। तो ये वाली चीज़ करने का है हमको कैलकुलेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की तरफ। ये न्यूमेरिकल क्या करता है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करना है। जो चीज़ ऑब्जर्व आप लोग करोगे वो ये है कि अगर मैं सबसे फर्स्ट कंडीशन की बात करती हूँ, फर्स्ट कंडीशन के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ, तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, आपका जो भी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा उसका वैल्यू रहेगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अब दिमाग में जो क्वेश्चन आएगा वो ये रहेगा, क्या मैं P का कंसंट्रेशन लूँ या नहीं लूँ। तो याद रखना है कि आपने कसम खाई थी कि जब भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है यूजिंग रेट लॉ, आप कभी भी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन नहीं लिखोगे। इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का ही कंसंट्रेशन लिखा। ये हुआ आपका फर्स्ट वाला इक्वेशन। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ऊपर पावर में हमेशा अभी तक क्या लेते आए हैं, x और y। चलिए अब मूव करेंगे सेकेंड कंडीशन को। सेकेंड कंडीशन की अगर मैं बात करती हूँ तो सेकेंड कंडीशन में मुझे क्या दिया रहा है, इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ A इज़ डबल। अगर A का कंसंट्रेशन डबल हो जाए, ध्यान से देखना, अगर A का कंसंट्रेशन डबल हो जाए, आधे बच्चे सोचते हैं डबल मतलब पावर में 2 जाएगा या यहाँ पे 2 जाएगा। मैक्सिमम लोगों को वही कन्फ्यूजन रहता है, अगर डबल बोला जाए तो यहाँ पे डबल जाएगा या यहाँ पे 2 जाएगा, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। याद रखना है आपको कंसंट्रेशन डबल बोला गया है, इसका मतलब जो भी आपका 2 है ना वो यहाँ पे जाएगा, याद रखना है। ठीक है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ B इज कांस्टेंट।
बी का कंसंट्रेशन अगर एज इट इज़ रखा जाए, ऊपर हमेशा क्या आता है, एक्स और वाई। फिर वो आपको बोल रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डबल होगा। मतलब यहाँ पे जो भी आपका रेट का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, 2 इंटू रेट, क्योंकि क्या बोला गया, रेट ऑफ रिएक्शन डबल। इतना दिमाग में फिट कर लो। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूजन रहता है डबल बोलने के बाद ऊपर में 2 लगाने का है या सामने में 2 लगाने का है। याद रखना है हमेशा आप 2 सामने में ही लगाएंगे। 3, 4 जो भी नंबर आता है हमेशा कहाँ पे लगाएंगे, सामने ही लगाने का। यहाँ पे भी 2 सामने लगाया, यहाँ पे भी 2 सामने लगाया। ये हुआ आपका सेकंड वाला पार्ट। चलिए अब अपन लोग देखेंगे थर्ड कंडीशन को। अगर मैं बात करती हूँ ना थर्ड कंडीशन की, तो थर्ड कंडीशन है बोला इफ़ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल। वो आपको बोल रहा है कि अगर ए का कंसंट्रेशन ट्रिपल हो जाए तो बोलो रे बोलो 3 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, 3 तो आपका आएगा यहाँ पे, समझा या नहीं। फिर बोला गया एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। वो बोल रहा है कि कंसंट्रेशन बी का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब बी के सामने क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। पावर में एक्स और वाई तो हमेशा ही रहता है। फिर वो क्या बोल रहा है, सुनो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर 6। मतलब जो भी आपका रिएक्शन का रेट रहेगा ना वो कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा, 6 फैक्टर से। याद रखना है नंबर हमेशा सामने में आते हैं, कभी भी पावर में मत डालना, समझा या नहीं। चलिए ये तो हो गया। अब मैंने 3 कंडीशन ऑब्टेन कर ली। अब मुझे पूछा गया है कैलकुलेट दी ओवरऑल ऑर्डर। खुद ही सोचो ना, अगर मुझे ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, ओवरऑल ऑर्डर का मतलब होता क्या है, ओवरऑल ऑर्डर का मतलब ही होता है x प्लस वाई का वैल्यू, है ना। इसका मतलब आपको पहले तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर x और y को प्लस करेंगे और क्या निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये दोनों कंडीशन तो लिख लेते हैं, उनको ये वाली कंडीशन लिखना है पता ही नहीं रहता। याद रखना है ये ही नहीं लिखोगे तो इसके रेफरेंस में तो ये दोनों आई है ना, तो पहले तो इसको लिखना ही पड़ेगा, समझा या नहीं। सेकेंड थिंग, डबल बोला जाए, ट्रिपल बोला जाए, चौबल बोला जाए, कितना भी बोला जाए, नंबर कहाँ पे लिखोगे, हमेशा सामने। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करने वाले। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेकेंड एंड फर्स्ट कंडीशन को। सेकेंड और फर्स्ट कंडीशन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे थर्ड एंड फर्स्ट कंडीशन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ लेंगे और नेक्स्ट केस में थर्ड को फर्स्ट के साथ लेंगे। याद रखना है ये एक रेफरेंस है, इसी को मान के सब चल रहे हैं, तो सेकंड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को फर्स्ट के साथ, समझा या नहीं। चलो अब देखेंगे क्या होगा। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, ये तो मुझे समझ गया कि मुझे सेकंड और फर्स्ट लेने का है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि ऊपर में मैं सेकंड लूँ या ऊपर में फर्स्ट लूँ। याद रखना है, आपको मैंने लास्ट वाले क्लास में कुछ बताया था, वो ये था, अगर आपको 32/4 आ जाए या तो आपको 4/32 आ जाए, आप किसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, इस वाली चीज़ को। इसको टाइम लगेगा ना सॉल्व करने में। मतलब जब नंबर ऊपर में बड़ा आ जाए, नीचे में छोटा आ जाए, तो सॉल्व करना कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इजी। तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे कि ऊपर आ जाए बड़ा नंबर, नीचे आ जाए छोटा नंबर, ठीक है। चलिए करेंगे आगे। अपना ही नॉर्मल सिस्टम हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो देखो सेकेंड रिएक्शन में यहाँ पे 2 आ रहा है और फर्स्ट में तो यहाँ पे 1 है, तो किसको लेंगे ऊपर, 2 वाले को, क्योंकि ये कैसा है, बड़ा है। बड़ा अपन छोटा करना कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इजी। इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू रेट इक्वल्स टू के इंटू 2a की पावर x इंटू b की पावर y अपॉन में फर्स्ट वाली कंडीशन को लिखेंगे रेट इक्वल्स टू के इंटू a की पावर x इंटू b की पावर y। समझा या नहीं, कुछ भी नहीं किया रे, कुछ भी नहीं किया। सेकेंड वाली को फर्स्ट वाले के साथ लिया, नेक्स्ट केस में थर्ड वाले को फर्स्ट वाले के साथ लेंगे, ठीक है। सेकेंड काम क्या किया हम लोगों ने, दिमाग में क्वेश्चन आया था कि ऊपर सेकंड वाले को लिखूं या नीचे सेकंड वाले को लिखूं। याद रखना है ऊपर में 2 भी तो आ रहा है ना, ऊपर का नंबर बड़ा है, अपन लोग कैसे करते, बड़ा अपन छोटा। देखो अब क्या होगा, रेट से रेट हो गया कैंसिल, के से के हो गया कैंसिल। अब देखो आगे आप लोगों ने क्या देखा, ऊपर भी है b की पावर y, नीचे भी है b की पावर y, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, बचा क्या यहाँ पे बचा है 2 इक्वल्स टू 2a
की पावर x अपॉन a की पावर x, ठीक है। आप देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू a की पावर x अपॉन में a की पावर x, कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं, 2 को बाहर भी लिख सकते हैं, अंदर में भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, a की पावर x से a की पावर x क्या हो गया, कैंसल। 2 की पावर यहाँ पे था x, तो 2 इक्वल्स टू 2 की पावर x, इसकी पावर में कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसके पास कोई भी नंबर नहीं होता वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 1। तो x के सामने कौन सा नंबर आया, 1, इसीलिए x का वैल्यू भी कितना आया, 1 आया। समझा या नहीं? चलेंगे अब मूव करेंगे आगे। अगर मैं मूव करती हूँ आगे की तरफ तो आगे मुझे इस पर्टिकुलर थिंग को क्या करने का है, सॉल्व। चलिए करेंगे। अब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ थर्ड और फर्स्ट कंडीशन को, तो पहले थर्ड कंडीशन है और फर्स्ट कंडीशन है। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ऊपर थर्ड वाले को लिखूँ या नीचे फर्स्ट वाले को लिखूँ या नीचे थर्ड वाले को लिखूँ। इतना तो मुझे समझ गया कि अब मुझे थर्ड और फर्स्ट को लेना है। पहले मैंने फर्स्ट सेकंड को लिया, अब मैं फर्स्ट थर्ड को लेने वाली, लेकिन ऊपर कौन सा आएगा, कन्फ्यूजन तो है ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। याद रखना है कि हमेशा ऊपर कौन सा वाला आता है, बड़ा वाला आता है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये है, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, इसलिए अब हम लोग लेंगे इसको। तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आएगा, 6 इंटू रेट इक्वल्स टू k इंटू 3a की पावर x इंटू 2b की पावर y अपॉन में क्या आएगा, थर्ड और फर्स्ट को ले रहे, अपॉन में आएगा आपका रेट इक्वल्स टू k इंटू a की पावर x इंटू b की पावर y। चलिए अब करेंगे आगे। आगे जो मैंने जाना वो ये है, k से k हो गया कैंसिल, रेट से रेट हो गया कैंसिल, ठीक है। और मूव करेंगे आगे की तरफ। आगे क्या मैंने जाना, देखो ध्यान से, ये है आपका 6 इक्वल्स टू, ये है आपका 3 की पावर x इंटू a की पावर x अपॉन में इंटू फिर यहाँ पे आएगा आपका 2 की पावर y इंटू b की पावर y अपॉन में क्या है, a की पावर x इंटू b की पावर x। आधे लोग सोच रहे होंगे ये चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा है, सारा ऊपर से जा रहा है टेंजेंट। तो देखो ना, करे कुछ भी नहीं है हम लोगों ने। यह आपका कुछ इस तरीके से था, ब्रैकेट में था 3a की पावर x, तो क्या हम लोग उसको ऐसे नहीं लिख सकते, 3 की पावर x a की पावर x। ब्रैकेट में था 2b की पावर y, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 की पावर y b की पावर y। समझा या नहीं? कुछ नहीं किया रे, फिर से देखो, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। यहाँ पे हम लोगों ने लिया सपोज 3, लेटेस्ट से मैं लेती हूँ 3c की पावर x, तो इसको ऐसा भी लिख नहीं सकते क्या, 3 की पावर c इंटू c की पावर x लिख सकते ना। हम लोग आराम से इस चीज़ को लिख सकते हैं, इसकी भी पावर में ये, इसकी भी पावर में ये, काम खत्म, लिख सकते हैं, ठीक है। वैसा ही किया। अब देखो क्या होगा, कुछ होने वाला है क्या, हाँ होने वाला है। a की पावर x से a की पावर x क्या हो गया, कैंसिल। b की पावर y से b की पावर क्या हो गया, कैंसिल। अब आपका वैल्यू क्या है, 3 इक्वल्स टू 3 की पावर x इंटू 2 की पावर y। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, अब मैं कैसे सॉल्व करूँ रे इसको, मुझे तो y निकालना है। याद करो ना, x तो पहले निकाल चुके हो आप, इस x को यहाँ पे क्या करने वाले हो, सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। वैल्यू क्या आएगा, 6 इक्वल्स टू 3 की पावर x का वैल्यू कितना आया, 1 इंटू 2 की पावर y। इसी को आगे में सॉल्व करेंगे। आगे में कैसा हो जाएगा, 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 की पावर y, ठीक है। 3 2 जार कितना होता है, 6 होता है, तो 2 इक्वल्स टू 2 की पावर y। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसके पास कोई नंबर नहीं होता उसके पास कौन सा नंबर होता है, 1। y के सामने में कौन सा नंबर आया, 1, तो y का वैल्यू भी कितना आया, 1। x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है 1। आपको पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर, x प्लस वाई 1 प्लस 1 कितना वैल्यू आया, ओवरऑल रिएक्शन आई सेकेंड ऑर्डर। समझा या नहीं? एक बार एकदम शॉर्ट में फटाक से देख लेते हैं। याद रखना है, बुक में ये चीज़ को बहुत घुमा फिरा के दे रखा है, बुक से मत पढ़ना, ठीक है। समझेगा नहीं, हाँ लग रहा होगा कि इतना छोटा सा है, लेकिन वो कुछ भी समझता नहीं है। अब सुनो क्या करने का है, 3 कंडीशन लिखने की है। ये दोनों कंडीशन तो सब कोई लिखेगा, लेकिन याद रखना है अगर ये नहीं लिखेंगे तो कहाँ से करेंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। ऊपर हमेशा किसको लिखेंगे, जो कैसा रहेगा, बड़ा, नीचे में छोटा, बड़ा अपॉन छोटा, बड़ा अपॉन छोटा। आगे आपको क्या याद रखना है, जब भी हम लोग ये स्टार टाइप के इक्वेशन को करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पता है क्या करने वाले, बताती हूँ मैं। वो क्या करेंगे, वो लिखेंगे 3 इंटू a की पावर x। भूल जाएंगे कि 3 की पावर में भी तो x आएगा ना,
वो पता है कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे 3 इंटू ए की पावर x। याद रखना है 3 की पावर में भी x आएगा, a की पावर में भी x आएगा, समझा या नहीं। यहाँ पे अगर इसको लिखने चाहेंगे 2 की पावर में भी y आएगा, b की पावर में भी y आएगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए ये न्यूमेरिकल तो हो गया अपना ख़त्म। सुनो रे सुनो, आपको लग रहा होगा बुक में तो खूब छोटा सा दे रखा है, ये तो इतना बड़ा है, बट वो छोटा सा अगर पेपर में लिखोगे तो सच में क्या मार्क मिलने वाले पूरे। सेकंड थिंग आपके यहाँ पे ये है कि क्या सच में वही वाला डेटा आने वाला है, डेटा चेंज होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर में बहुत बार आए हैं। ये न्यूमेरिकल आएगा 3 मार्क पूरे के पूरे दे के जाएगा, करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सच में बता रही हूँ मैं, बस वो काटने का काम करने का और कुछ भी नहीं करना है, समझ आया नहीं। 3 मार्क बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, कुछ भी दिमाग तो फॉर्मूला तो कोई लग ही नहीं रहा है ना। कितना मस्त क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को जिसका नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन, अब देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है एलिमेंट्री रिएक्शन का अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समझ जाएगा कि क्या है वो, लेकिन याद रखना भी तो है ना, समझने से थोड़ी होगा। कंसेप्ट प्लस रट्टा दोनों चाहिए, तभी जाके आप कैसे रहते हैं विनर। कंसेप्ट प्लस रट्टा दोनों चाहिए, ठीक है। अब कहना मुझे ये है, यहाँ पे बोला गया है एलिमेंट्री रिएक्शन, याद कैसे रहेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन होता क्या है। एलिमेंट्री का ही मतलब होता है अकेला, अकेला का ही मतलब होता है सिंगल, याद रखना है। हम सब कैसे हैं, हम सब सिंगल है, याद रखना है। एलिमेंट्री का मतलब ही होता है अकेला, अकेला का ही मतलब क्या होता है, सिंगल। तो याद कैसे रखेंगे, देखो रे देखो, द रिएक्शन which is single step, the reaction which is single step and cannot be broken down into any other step is called as elementary reaction, अब क्या हुआ ना, आपने एलिमेंट्री रिएक्शन का डेफिनेशन तो पढ़ लिया, याद भी तो रखना है ना। कैसे याद रखोगे, एलिमेंट्री का ही मतलब क्या होता है अकेला, अकेला का ही मतलब क्या होता है सिंगल। हम लोग सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल, मतलब जो भी आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन रहेगी ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्योंकि नाम है एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब यहाँ पे सिंगल कौन रहने वाला है, आप भी नहीं मैं भी नहीं, रिएक्शन सिंगल रहेगी, इसीलिए तो एलिमेंट्री रिएक्शन आया ना। सिंगल कौन रहेगा, सिंगल रिएक्शन रहेगी, अपना नाम मत लिखना रिएक्शन की जगह पे। तो जो भी आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। चलो अब सेकंड थिंग आपकी यहाँ पे ये है, सोचने की बात है, अगर कोई भी चीज़ अकेली है, कोई भी चीज़ सिंपल है, सिंगल है, तो क्या आप उसको तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, क्योंकि जब भाई साहब कोई चीज़ सिंगल है क्या आप उसको तोड़ सकते हो क्या यार, नहीं तोड़ सकते। चलिए देखेंगे इसके एग्जाम्पल रहेंगे आपके O3 गिव्स O2 प्लस O। सेकेंड एग्जाम्पल आपका इसका रहेगा C2H5I, यह आपको देगा C2H4 प्लस HI, ठीक है। ये हुए इसके एग्जाम्पल, याद रखना है। पेपर में अगर ये वाली चीज़ आई फुकट के मार्क देके जाएंगे, पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द एलिमेंट्री रिएक्शन। एक बात बोलूँ, अगर पेपर में एलिमेंट्री रिएक्शन 1 मार्क के लिए भी आया ना, आप वहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दो, उससे पता है क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपने एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया। तो आगे जब वो चेक करेगा आपके पेपर को, जहाँ पे आपको 1 मार्क देना है वो वहाँ पे आपको 1.5 मतलब भी 1 और हाफ मार्क दोनों देगा, हाफ मार्क बढ़ते जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आपने एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद है ना वहाँ पे एग्जाम्पल दो, लेकिन एग्जाम्पल सही होने चाहिए। अगर सही याद है तो डालो, नहीं याद है तो मत डालो, समझा या नहीं। तो जैसे एग्जाम्पल है O3 आपको O2 प्लस O देता है, देखो ना ये रिएक्शन कैसी है, सिंगल है, एक ही स्टेप में हो रही है, एलिमेंट्री है। ये भी कैसी है, सिंगल है, एक ही स्टेप में हो रही है, इसीलिए ये भी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया एलिमेंट्री होता क्या है,
एलिमेंट्री मतलब अकेला, मतलब ही सिंगल। कौन रहने वाला है? आप भी नहीं, मैं भी नहीं, रिएक्शन रहेगी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मूव करेंगे अपने मॉलिक्यूलरिटी की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलरिटी नाउ। देखेंगे अपने मॉलिक्यूलरिटी को। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा यार क्या चिल्लर चीज़ें चल रही है, ये तो कुछ भी समझने वाला है नहीं, बुक से पढ़ूंगा सब समझ जाएगा। दैट्स वेरी ग्रेट थिंग। लेकिन याद रखना है ये चिल्लर चीज़ें ना ये पेपर में असली में मार्क दे के जाती है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेशन आ जाएगी, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये अपन को चिल्लर लगता है लेकिन ये मार्क दे के जाते हैं, ठीक है, याद रखना है। चलो अब देखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कि मॉलिक्यूलरिटी होती क्या है। अब खुद सोचो, अगर आप रट्टा मार के गए तो आपको याद तो रहेगा नहीं, इसलिए आपको कंसेप्ट को याद रखना है। तो समझो ना, ये खुद बोल रहा है मॉलिक्यूलरिटी, वो खुद बोल रहा है भाई साहब मेरे अंदर में मॉलिक्यूल वर्ड आ रहा है। मेरे अंदर में कौन सा वर्ड आ रहा है? मॉलिक्यूल वर्ड आ रहा है। वो खुद बता रहा है कि मेरे अंदर में मॉलिक्यूल वर्ड आ रहा है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे इतना तो समझ गया कि मॉलिक्यूलरिटी में मॉलिक्यूल वर्ड आ रहा है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रिएक्टेंट का है या प्रोडक्ट का है? याद रखना है वो खुद आपको बता रहा है, ट्रिक बता रही हूँ। इसके अंदर में क्या आ रहा है? इसके अंदर में आर आ रहा है, और आर मतलब ही क्या होता है? आर मतलब होता है रिएक्टेंट। ये मैं आपको बता रही हूँ रखने का ट्रिक, याद रखने का ट्रिक। मॉलिक्यूलरिटी का देखो, रट्टा मार के मत जाना, समझ लो, सब समझ में आपको अगर आ गया ना तो आप पेपर में यूं फाड़ दोगे, सारी चीज़ें सब लिख के आओगे। सुनो, मॉलिक्यूलरिटी बोला है, मॉलिक्यूलरिटी खुद बोल रहा है मेरे अंदर में कौन सा वर्ड आ रहा है? मॉलिक्यूल आ रहा है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट का या रिएक्टेंट का? स्पेलिंग में ही आर आ रहा है, मतलब कौन आने वाला है? रिएक्टेंट आने वाला है। अब देखो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, the number of reactant molecule taking part in a reaction is called as molecularity। मतलब जितने भी आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना जो ले रहे हैं रिएक्शन में पार्ट, उसका क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। समझा या नहीं? मॉलिक्यूल किसके रे? आर, रिएक्टेंट के। मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट ओनली। क्या प्रोडक्ट आएगा? नहीं आएगा। याद रखना है प्रोडक्ट नहीं आएगा। चलो मूव करेंगे आगे। अगर मुझे एक चीज़ पता चल जाए कहीं पे भी, अगर मैं आपको 3 कंडीशंस बता रही हूँ, तो 3 कंडीशन को हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। कहना मुझे जो है वो ये है, 3 कंडीशंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कंडीशन 4 भी हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 अगर आप लोग बोलेंगे तो 4 को कर लेते हैं, बहुत सारी कंडीशंस आती रहेगी। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का टोटल नंबर ले रहे, सेकंड जो हम लोग लेंगे वो रहेगा आपके मॉलिक्यूलरिटी का, कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी रहेगी, और थर्ड हम लोग जो लेंगे वो रहेगा रिएक्शन का नेम, रिएक्शन नेम, ठीक है। देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो अगर मैं बात करती हूँ सपोज फर्स्ट वाले केस में, तो फर्स्ट वाले केस में मैंने यहाँ पे ये देखा कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ जाए 1, तो आपकी मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी रहेगी? 1, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट के। अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है 1, मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी रहेंगी? 1। अगर मॉलिक्यूलरिटी है 1 मतलब होता क्या है? यूनी होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? यूनी। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, मुझे यूनी तो समझ गया 1 मतलब यूनी होता है, लेकिन यूनी के आगे में क्या लगाऊं? याद रखना है, बोलना क्या गया है? मॉलिक्यूल, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? यूनी मॉलिक्यूलर। समझा या नहीं? देखेंगे आगे। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 2 आ जाए, मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी रहेंगी? 2। 1 मतलब होता है यूनी, 2 मतलब क्या होता है? बाय। आगे में क्या आएगा? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर। अब देखेंगे 3।
अगर 3 आ जाए नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी रहेंगी 3। और इस रिएक्शन का नाम अगर देना चाहे तो आप ट्राई मॉलिक्यूलर बोल सकते हो। और कोई नाम है तो कमेंट में डालो। अगर मैं बात करती हूँ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर 4 आ जाए, मॉलिक्यूलरिटी भी कितनी रहेंगी 4। नाम क्या रहेगा रिएक्शन का? टेट्रा मॉलिक्यूलर। लो रे जल्दी से लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। कैसे याद रखोगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी के स्पेलिंग में भी कौन आया? मॉलिक्यूल। किसके मॉलिक्यूल? रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के? स्पेलिंग खुद बोल रही है, मेरे स्पेलिंग में आर आ रहा है, मतलब किसके लेने के हैं? रिएक्टेंट के लेना। लो स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब क्या होगा ना, अब तो मैंने सब पढ़ लिया। मैंने एलिमेंट्री रिएक्शन भी पढ़ ली, मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ लिया, ऑर्डर लास्ट वाले क्लास में पढ़ लिया था। आधे स्टूडेंट को ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो सोचते हैं यार अब तो मैं पागल हो गया, मुझे समझ ही ना रहा है ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलरिटी क्या है। तो अब हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में डिस्कस करेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी को, जिससे आपके कंसेप्ट और कैसे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को। अगर आपको रिएक्शन आ जाए ट्वाइस ऑफ NO2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2, ये रिएक्शन आ गई है पिक्चर के अंदर में। साथ ही साथ आपको रेट भी दे रखा है। इसका रेट जो दे रखा है वो दे रखा है K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर। ये रेट गिवन है, आपको वो सब समझ में आएगा। ये रेट आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, आपको पूछा गया है बताओ ऑर्डर क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे पूछी गई है बताओ मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगी रिएक्शन की, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सुनो रे सुनो, आंखें खोलो, देखो आपने यहाँ पे क्या जाना, कंसंट्रेशन की पावर में है 2, और जो भी पावर रहता है कंसंट्रेशन का उसी को क्या बोलते हैं? यस यस ऑर्डर बोलते हैं। जो भी पावर रहता है ना कंसंट्रेशन में उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। पावर कितना आया? 2, तो ऑर्डर भी कितना रहेगा? 2 ऑर्डर को ही क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर। समझा या नहीं? पावर में आया 2, इसलिए ऑर्डर भी क्या रहेगा? 2। क्या बोलेंगे? सेकेंड ऑर्डर। अब बात करेंगे मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी देखो कैसे देखेंगे, पावर मतलब तो ऑर्डर होता है। अब मॉलिक्यूलरिटी क्या है? यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है 2, यहाँ पे मॉलिक्यूल है 2, यहाँ पे है 1। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है इस 2 को लूँ, इस 2 को लूँ या इस 1 को लूँ। अभी तो बताया ना, मॉलिक्यूलरिटी में नंबर ऑफ किसके मॉलिक्यूल लिए जाते हैं? रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल है? 2। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है 2, तो रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? 2 मतलब क्या होता है? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझा या नहीं? तो बस कैसे याद रखोगे? समझा या नहीं? अगर ऑर्डर देखने का है तो कंसंट्रेशन की पावर को देखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी देखने का है तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के सामने वाला नंबर देखेंगे। ऑर्डर में कंसंट्रेशन की पावर को देखना, मॉलिक्यूलरिटी में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के सामने वाला नंबर देखना। ये रहेगा मॉलिक्यूलरिटी, ये रहेगा पावर, ऑर्डर। समझा या नहीं? लो स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोगों ने बहुत मस्त तरीके से डिस्कस कर लिया, हमारा डाउट भी सॉल्व हो गया कि मॉलिक्यूलरिटी को कैसे देखेंगे, ऑर्डर को कैसे देखेंगे। अब कंफ्यूजन भी नहीं होगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ऐसा समझा के दूंगी ना इस कंसेप्ट को कि जिंदगी में याद रहेगा। वैसे तो आपको बस 2-3 महीने याद रखना है, फिर उसके बाद तो आपका एग्जाम होने के बाद तो आप भूल जाओगे, तो बस उतना ही याद रखो। देख ले इस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट को जिसका नाम है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये अजीबोगरीब सा नाम कैसा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये अजीबोगरीब सा नाम क्या बता रहा है। सोचने की बात ये समझ में ये आता है एक ऐसी स्टेप जो रेट को क्या करने वाली है? डिटरमाइन। एक ऐसी स्टेप जो रेट को क्या करने वाली है? डिटरमाइन। उसी का नाम क्या रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक ऐसी स्टेप जो रेट को क्या करने वाली है? डिटरमाइन। चलिए देखेंगे। अगर मैं बात करूँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की, समझा के दे रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर सपोज मैं बोलूँ कि एक रिएक्शन है आपकी, मैं एक रिएक्शन को आपके लिए फ्रेम कर दे रही हूँ, ठीक है। ये रिएक्शन लेटर से ये है आपकी 2A प्लस
एक रिएक्शन मैं आपके लिए बहुत तगड़ी वाली फ्रेम कर रही हूँ जिससे आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। तो यस, आपकी रिएक्शन जो रहेगी वो रहेगी ट्वाइस है गिव्स ट्वाइस बी प्लस सी। ये रिएक्शन मैंने आपके लिए अपने इससे फ्रेम की ताकि मैं आपको सब कॉन्सेप्ट को समझा सकूँ। अब ये जो है ना, ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ छोटी छोटी रिएक्शन की, तो इसमें दो रिएक्शन है, छोटी छोटी दो रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है ए गिव्स बी प्लस एक्स। ये रिएक्शन आपको दी जाएगी पेपर में, टेंशन नहीं लेने का है, इसके जगह पे कुछ और चीज़ आएगी। सेकेंड चीज़ आपकी रहेंगी ए गिव्स बी प्लस सी, और यहाँ पे आपका आएगा प्लस एक्स, ठीक है। ये छोटी छोटी दो रिएक्शन है जिससे ये वाली रिएक्शन बनती है, समझा या नहीं। छोटी छोटी दो रिएक्शन है, इससे ये वाली रिएक्शन आपकी फ्रेम होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया है। वो चीज़ जो ऑब्जर्व की है वो ये है कि ये वाली रिएक्शन है सपोज आपकी स्लो रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन जो है ये है आपकी फास्ट रिएक्शन। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे रेट को लिखने का है तो मैं ओवरऑल रिएक्शन देख के लिखूँ, या स्लो स्टेप वाली रिएक्शन को देख के लिखूँ, या फास्ट स्टेप वाली रिएक्शन को देख के लिखूँ। दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचेंगे पता है क्या, ओवरऑल है, दो रिएक्शन का मिल के है, मैं तो उसी से सेल रिएक्शन लिखूंगा। और वो स्टूडेंट सारे के सारे कैसे है गलत, क्योंकि ओवरऑल सेल रिएक्शन से आप नहीं बता सकते, ओवरऑल रिएक्शन से आप नहीं बता सकते रेट को। केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको रेट को देखना है, याद रखना है। देखो, अगर आपने दुनिया में, ध्यान से सुनो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आपने दुनिया में 100 में से 99% बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम किए, 99% बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए, ठीक है, और 1% आपने ख़राब काम किया है, 1% आपने बुरा काम किया है। मतलब कहना मुझे ये है कि 100% में से आपने दुनिया में 99% बहुत अच्छे काम किए, बट 1% ख़राब काम किए। लेकिन दुनिया जो है ना, वो आपके ये 99 अच्छे कामों को नहीं देखेंगी, वो आपके ये एक बुरे काम को ही देखेंगी हमेशा। दुनिया के लोग हमेशा ऐसे होते हैं, वो आपके अंदर अगर बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें होगी 99.99%, तब भी वो इन अच्छी चीज़ों को नहीं देखेगी, वो बुराई के पीछे जाएगी। वो देखेंगे कि आपके अंदर में वो कौन सी 1% बुराई है। यही दुनिया का ये होता है ना। याद रखना है, दुनिया के, आप सब एग्री करते हो कि दुनिया के लोग आपके अंदर की वो 1% बुरे काम को ही देखेंगे, अच्छे काम को नहीं देखेंगे। मतलब कहना जो मुझे है, अब सुनो, कहना मुझे ये है कि अगर सपोज एक ही ओवरऑल रिएक्शन में 2-3 रिएक्शन आ रही है, ठीक है, कुछ स्लो है और बाकी सारे फास्ट है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि मैं रेट लॉ किसको देख के लिखूंगी। तो आपको याद रखना है, आप रेट लॉ इस स्लो वाले को देख के लिखते हैं। उसका मतलब ये है कि दुनिया ये फास्ट वाले रिएक्शन को कभी नहीं देखेंगी। ये फास्ट वाले रिएक्शन से कभी भी आपका रेट नहीं लिखा जाएगा। आपका रेट हमेशा ये स्लो को, मतलब ये बुरी वाली चीज़ को ही देख के लिखा जाएगा। समझा या नहीं। मतलब एक रिएक्शन है ओवरऑल जिसमें भले कितने भी सारे स्टेप्स छोटे छोटे हो, जैसे ये एक ओवरऑल रिएक्शन है, बहुत सारी छोटी छोटी स्टेप है, लेकिन रेट हमेशा किसको देख के लिखेंगे, स्लो वाले को। फास्ट वाले को देख के कभी भी रेट नहीं लिखा जाएगा। अच्छे कामों को देख के कभी भी रेट नहीं लिखा जाएगा। जो भी एक बुराई है ना, जो भी आपकी स्लो स्टेप है ना, दुनिया के सारे लोग रेट उसी को देख के लिखते हैं। समझा या नहीं। तो कभी भी सारे के सारे कसम खाओ, कभी भी अगर एक ओवरऑल रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शन आ जाए, कुछ स्लो आ जाए, 1-2 फास्ट आ जाए, दुनिया के लोग रेट किसको देख के लिखेंगे, उस स्लो को ही देख के लिखेंगे। आपके अंदर की अच्छाइयों को, फास्ट वाले रिएक्शन को देख के कभी भी दुनिया के लोग रेट नहीं लिखेंगे। हमेशा वो बुराई को, स्लो रिएक्शन को देख के रेट लिखेंगे। मतलब कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि जो भी आपकी स्लोएस्ट स्टेप रहेगी ना, जो भी आपकी स्लोएस्ट स्टेप रहेगी, द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन, द स्लोएस्ट स्टेप इन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इज कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो भी आपकी स्लोएस्ट स्टेप रहेगी ना रिएक्शन में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि वो स्लोएस्ट स्टेप जो होती है, वो सबसे स्लो स्टेप जो होती है, वही पूरे रिएक्शन के रेट को डिसाइड करती है। समझा या नहीं। मतलब कितने भी फास्ट स्टेप हो, लेकिन दुनिया के लोग रेट किसको देख के लिखेंगे, उस स्लो को, उस एक बुराई को ही देख के लिखा जाएगा।
ठीक है, चलो अब मूव करेंगे आगे। अगर मुझे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों में से आपका रेट जो है उसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा, क्योंकि दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, चलो मुझे सब समझ गया, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा, मैं रेट इसको देख के बताऊँ, इसको देख के या इसको देख के। अभी बताया ना, दुनिया में आपके वो स्लो काम को, बुरे काम को ही देख के रेट लिखा जाएगा। तो किसको देख के रेट लिखोगे, बताओ रे बताओ। स्लो को देख के लिखा जाएगा, समझा या नहीं? तो स्लो को देख के लिखा जाएगा, तो रिएक्शन का रेट मैं कैसे लिखूँ? रिएक्शन का रेट लिखेंगे a की पावर x। a की पावर x लिखा जाएगा, b क्यों नहीं आया? क्योंकि याद है ना, रेट लॉ में कभी भी प्रोडक्ट नहीं आता है, रिएक्टेंट ही आते हैं। इसीलिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, a की पावर x। समझा या नहीं? चलिए, ये तो हो गया डिस्कस। अब मूव करेंगे और आगे। पहले तो इतने पार्ट का आप लोग लो स्क्रीनशॉट। आप लोगों ने यहाँ पे देखा, जब आपको इसकी ओवरऑल रिएक्शन ऑब्टेन करनी थी, तो ओवरऑल रिएक्शन में आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे है x, यहाँ पे x, x से x क्या हो गया, कैंसिल। a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a गिव्स b प्लस b कितना हो जाएगा, 2b प्लस c। मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पे तो माइनस साइन आना चाहिए, याद रखना है रे, ये अपोजिट साइड में है, इसीलिए तो कैंसिल किया ना। अपोजिट साइड में कैंसिल कब होते, जब बीच में कौन सा साइन आने वाला है, प्लस। ये राइट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है, समझा या नहीं? तो ये हुआ आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन। आया या नहीं आया? कुछ देखा क्या आप लोगों ने? हाँ, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो चीज़ ये देखी कि हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट को देखेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये चीज़ है क्या? नाम से याद रखने की कोशिश करो, जैसे नाम वैसे काम, या जैसे काम वैसे नाम। अब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको बोला गया है इंटरमीडिएट। किसका इंटरमीडिएट? ना तो तुम्हारा ना तो मेरा, रिएक्शन का इंटरमीडिएट। मतलब एक ऐसी चीज़ जो बीच बीच में आती है। इंटरमीडिएट मतलब भी क्या होता है, बीच बीच में। एक ऐसी चीज़ जो बीच बीच में आती है, किसके? रिएक्शन के। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, देखो ध्यान से, मैं समझा के देती हूँ। The reactant, the species which is consumed in one step, the species which is consumed in one step and formed in another step, आप उसको वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, the species which is formed in one step and consumed in another step is called as reaction intermediate, is called as reaction intermediate। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, चलो मुझे समझ गया, एक ऐसी चीज़ जो रिएक्शन के कहाँ पे आती है, बीच बीच में, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? तो याद रखना है, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, सीधी सीधी बात, यहाँ पे एक्स अंकल क्या हुए, एक्स अंकल हुए कैंसल, एक्स भाई साहब कैंसिल हुए हैं। और जो भी चीज़ कैंसिल होती है वही तो आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ना। यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे कंज्यूम हुआ। याद रखने का तरीका बस इतना याद रखो, जो भी चीज़ कैंसिल होती है वो वाली चीज़ होती क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये अपना साइड वाला ट्रिक है, जो भी चीज़ कैंसिल होती है वो क्या होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस रिएक्शन को देख के क्या पता चला, कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट? एक्स अंकल है, एक्स भाई साहब आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट है। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए लेट्स डिस्कस वन एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस। इसके रिलेशन में हम लोग एक एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे, जिससे और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वही क्वेश्चन में वो वाला एग्जाम्पल आ सकता है, पेपर में वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल वाला जो अभी मैं ले रही हूँ। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। चलिए देखेंगे आगे का पार्ट। तो आगे अगर मैं सपोज कोई भी एक एग्जाम्पल को ले लूँ, मुझे ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है, ओवरऑल रिएक्शन मुझे दे रखी है, या तो फिर ओवरऑल आपको निकालना है लेटस से। ठीक है, चलो आपको दो रिएक्शन दे रखे, NO2 Cl gives NO2, साथ ही साथ आपको दे रखा है NO2 Cl प्लस Cl gives NO2 प्लस Cl2, यहाँ पे है Cl। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको दे रखी है। अब आपको पूछा गया है, ध्यान से देखना क्या क्या पूछा गया है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन किया है कि ये वाली स्टेप स्लो है
और ये वाली स्टेप फास्ट है। ये दोनों चीज़ें आपको मेंशन कर रखी है पेपर में, ठीक है। चलो अब आपको क्या क्या निकालना है। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे निकालना है कि आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या रहेगी। ओवरऑल सेल रिएक्शन को आपको कैलकुलेट करना है, या तो आप बोलो ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। इस चीज़ को आपको निकालना है। सेकेंड चीज़ आपको जो बतानी है वो ये है कि रेट जो रहेगा रिएक्शन का वो बताना है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ही आपको रेट लॉ देने का है, रेट लॉ फॉर रिएक्शन, ठीक है। जो आपको तीसरी चीज़ यहाँ पे बताना है वो बताना है कि रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फोर्थ थिंग आपको जो बतानी है वो यहाँ पे ये है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे बताने की है। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। सबसे पहले तो मुझे इसको देखने का है। मैंने यहाँ पे क्या जानना, मैंने यहाँ पे ये जानना, यहाँ पे भी है क्लोरीन अंकल, यहाँ पे भी है क्लोरीन अंकल। क्लोरीन अंकल से क्लोरीन अंकल क्या हो जाएंगे, कैंसल हो गए, कैंसल। बचा क्या, बचा आपका NO2Cl, NO2Cl प्लस NO2Cl, 1 NO2Cl प्लस 1 NO2Cl, 1 + 1 कितना होता है 2। देखेंगे आगे 1 NO2 प्लस 1 NO2 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना होता है 2, ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस साथ ही साथ Cl2। ये हुई आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ये क्या हुई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। तो चलिए लिख देंगे ओवरऑल रिएक्शन को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने का है ना। ट्वाइस ऑफ NO2Cl गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस Cl2। ये हुई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। कुछ करना पड़ा क्या, नहीं। अब पूछा गया है रेट ऑफ रिएक्शन। मैक्सिमम स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, वो रेट इसी को देख के निकालेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे जो अपना दिमाग लगाएंगे, जिन्होंने मेरा क्लास किया है, जो टैलेंटेड है, तो वो सोचेंगे कि नहीं रेट ऑफ रिएक्शन पूछा गया है, एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। याद रखना है, आपके अंदर कितनी भी अच्छाई हो, 99% भी अच्छाई हो, 1% भी बुराई हो, तो दुनिया उस 1% बुराई को ही खड़ेते जाती है, मतलब उसी 1% बुराई को ही देखते जाती है। कितने भी फास्ट स्टेप आ जाए, एक स्टेप भी अगर स्लो रहेगी ना, तो रेट जो है ना वो उसी स्लो स्टेप को देख के लिखा जाएगा। तो स्लो स्टेप है ये वाली, तो रेट का वैल्यू कैसा रहेगा, रेट कैसा रहेगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2Cl की पावर 1। इसको देख के क्यों नहीं लिखा, इसको देख के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं हमेशा रेट किसको देख के लिखती हूँ, स्लो रिएक्शन को। जो 1% बुराई है उसी को देख के रेट लिखा जाता है। तो देखो रे देखो, क्या ये दोनों को लिखेंगे, नहीं। याद है ना, रेट लॉ में हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही लेते हैं, इसलिए NO2Cl आएगा, ठीक है। चलो ये यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 आया। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। अब आपका चलो रेट ऑफ रिएक्शन तो आ गया, इसको भी देख के लिख देंगे। रेट इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2Cl की पावर 1। ये क्वेश्चन, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकता है। मैंने आपको MCQ वाला क्वेश्चन बताया है, ये 4 में से कोई भी एक आने का 101% चांस है। अच्छे से करके जाओ। पूछा गया है ऑर्डर क्या होगा, जो भी कंसंट्रेशन की पावर में होता है वही तो होता है ऑर्डर। कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब पूछा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट। दिखने में तो बड़ा दिमाग खाता है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, लेकिन अपना ट्रिक याद रखना है, जो भी चीज़ कैंसिल होती है वही क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। कैंसिल हुआ आपका क्लोरीन Cl, इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट भी क्या रहेगा, Cl। याद रखना है ट्रिक, जो भी चीज़ कैंसिल होती है वही रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। लो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये 4 MCQ में से पेपर में कोई भी एक MCQ 1 मार्क के लिए 101% आएगा। लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को, जो कि है एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर में। सो लेट्स डिस्कस दैट पार्ट विच इज फेवरेट पोर्शन ऑफ एग्जामिनर। सो देखेंगे उस पर्टिकुलर थिंग को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, यस द कमिंग क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। लगने में तो खूब चिल्ला लगता है, लेकिन बता रही हूँ ना, मार्क्स बहुत सारे देके जाता है। 2 मार्क पूरे देके जाएगा अगर पेपर में आएगा तो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पे हम लोग हर बार के जैसा अपना सिस्टम क्या देखते हैं, जो भी पॉइंट्स रहेंगे ना आपके डिफरेंस के, पॉइंट्स के जो भी डिफरेंस रहेंगे ना वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। याद रखना है, हम लोग हमेशा ऐसे पढ़ते आए,
याद करो स्टार्टिंग के क्लास से सॉलिड स्टेट से लेके आज तक के जितने भी क्लास हुए, जब भी मैंने डिस्टिंग्विश रूटीन बताया, लेफ्ट साइड में एक पॉइंट का कॉलम ज़रूर डाला, जो बाकी लोग नहीं डालते। आप डालोगे तो सब याद रहेगा। पहला पॉइंट आपको जो बताना है वो यहाँ पे ये रहेगा कि ये वाली जो चीज़ है ये एक्सपेरिमेंटल है या थ्योरेटिकल है। एक्सपेरिमेंटल है या थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल मतलब ही क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट करके निकाला जाता है, और थ्योरेटिकल मतलब जो हम लोग थ्योरी की तरह लिखते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो आपको डिस्कस करना है वो यहाँ पे ये रहेगा, उसका डेफिनेशन बता देंगे, वही रटी रटाई डेफिनेशन जो रट्टा मार के हो चुकी है एकदम अच्छे से। थर्ड थिंग आपको यहाँ पे जो बतानी है वो ये है कि क्या ये इंटीजर रहेगा या ये फ्रैक्शन रहेगा। ठीक है, इंटीजर, फ्रैक्शन और आई थिंक ज़ीरो, ये चीज़ पूछी गई है, क्या रहेगा। चलिए देखेंगे। अगर आपको ये पॉइंट पता चल गए तो ये ब्लॉक तो फिलअप करना 1 मिनट का ही काम है। कसम खा के कहती हूँ कि आप ये सारे के सारे ब्लॉक 1 मिनट के अंदर फिलअप कर दोगे, अगर इसको 2 मिनट के अंदर सुनोगे तो। कहना मुझे ये है, यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्डर याद करो ना, अभी तक ऑर्डर कैसे निकालते आए हैं थ्योरेटिकली। मैंने आपको बताया था पावर जो होता है स्टोइकियोमेट्री के कभी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब आपका ऑर्डर आप लोग एक्सपेरिमेंट करके निकालते हो लेबोरेटरी में, तो आपका ऑर्डर जो है वो कैसा रहता है, ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल। आपका ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है। या तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ऑर्डर इज कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ ऑर्डर इज एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी मेंशन कर देते हैं। अब मुझे बताने का है, सोचने की बात है। एक है ऑर्डर, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, प्रॉपर आपका मॉलिक्यूलैरिटी क्या रहेगा, थ्योरेटिकल, उसका उल्टा रहेगा ना, ऑर्डर का उल्टा मोलैरिटी। ऑर्डर है एक्सपेरिमेंटल, तो दूसरा बचा क्या, थ्योरेटिकल। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलैरिटी इज थ्योरेटिकल क्योंकि उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते। याद करो ना रे, याद करो, देख के बताया था ना कितने मॉलिक्यूल है, बताया था ना देख के, इसलिए वो थ्योरी है, मतलब आप बता सकते हो देख के। अब पूछा गया है डेफिनेशन, डेफिनेशन तो वही रट्टा वाला, इट इज़ द सम ऑफ, क्या था वो, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। याद है ना, x प्लस वाई, कुछ भी नहीं करना है। अब बोला गया है यहाँ पे, इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, याद करो, कितने मॉलिक्यूलैरिटी, वो खुद बोल रहा है मॉलिक्यूल किसके अंदर में, आर कहता है रिएक्टेंट के अंदर में, द टोटल नंबर ऑफ, या तो ऐसे लिखो द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, अभी डिस्कस किया था, टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। बस वही वाली चीज़ है, कुछ नया नहीं कर रहे हम लोग। चलो लास्ट में बोला गया इंटीजर, फ्रैक्शन, ज़ीरो। आप लोग खुद सोचो, क्या आप लोग ऐसे बोल सकते कि ऑक्सीजन का आधा मॉलिक्यूल आया, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का आधा मॉलिक्यूल आया, नाइट्रोजन का आधा मॉलिक्यूल आया, कभी ऐसे बोलते या नहीं बोलते। मॉलिक्यूल एक पूरा होता है, मॉलिक्यूल कभी भी आधा नहीं होता, समझा या नहीं। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आधा क्लोरीन मॉलिक्यूल दौड़ के आया। आप ऐसे नहीं बोल सकते आधी अंकिता दौड़ के आई, आधा कोई भी XYZ आया, ऐसे बोल सकते क्या। क्या कभी इंसान आधा एग्जिस्ट करता है, नहीं। क्या कभी मॉलिक्यूल आधा एग्जिस्ट करता है, कभी नहीं, है ना। इसी का मतलब ये हुआ कि आपके मॉलिक्यूल हमेशा कैसे रहेंगे, इंटीजर ही रहेंगे, एक पूरा नंबर ही रहेंगे। पूरा नंबर ये रहेगा कि कभी भी वो आधे मतलब भी फ्रैक्शन नहीं रहेंगे। ज़ीरो का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर ज़ीरो रहेगा तो रिएक्शन कहाँ से होंगी। हमेशा एक पूरा नंबर रहते हैं, इंसान भी हमेशा एक पूरा रहता है, आधा इंसान नहीं बोल सकते। सिमिलरली मॉलिक्यूल भी एक पूरा रहता है, बट ऑर्डर का क्या है, वो ज़ीरो भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, एंड कैन, और वो इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझा या नहीं। तो पहला पॉइंट क्या बताएंगे, थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है। दूसरा पॉइंट डेफिनेशन। तीसरा पॉइंट फ्रैक्शन है, इंटीजर है या ज़ीरो है। मॉलिक्यूल हमेशा इंटीजर रहता है, एक मॉलिक्यूल है, कभी भी आधा नहीं हो सकता। अंकिता कभी भी आधी नहीं हो सकती, इंसान कभी भी आधा नहीं हो सकता। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को।
जो कि है पेज नंबर 126 का प्रॉब्लम 6.7 को हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। सो लेट्स डिस्कस पेज नंबर 126 प्रॉब्लम 6.7 राइट नाउ। चलिए देखेंगे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 6.7 को। प्रॉब्लम 6.7 में आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। वो रिएक्शन दे रखी है NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F प्लस F, ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रखा है F प्लस NO2 गिव्स NO2F, ये चीज़ आपको दे रखी है। उसने आपको बोला है कि ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखो। जैसे कि मैं आपका ऑलरेडी इस चीज़ का प्रैक्टिस ले चुकी हूँ, फिर भी हम लोग डिस्कस करें तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने तो प्रॉब्लम ही नहीं कराया। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन, साथ ही साथ आपको रेट लॉ भी लिखने का है, और तीसरी थिंग आपको जो बतानी है वो है रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन रहेगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब ही अपने लैंग्वेज में अपन लोग क्या बोलेंगे, बीच का बंदर। बीच का बंदर जो कैंसिल हो जाता है, जो कट जाता है, वही तो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ना। देखो करेंगे। सबसे पहले तो इसको करेंगे ओवरऑल। ये आपको दे रखा है स्लो, ये आपको दे रखा है फास्ट। देख लेना क्वेश्चन में, यस वही है। अब देखो क्या होगा, F से F क्या हो गया, कैंसिल। कैसे लिखेंगे, NO2, एक NO2 प्लस एक NO2, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, F2 गिव्स, आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे देखा एक NO2F एक NO2F, 1 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 2 होता है। ये हुई आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये क्या हुई, ओवरऑल सेल रिएक्शन, मतलब ही आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब मुझे बताने का है कि रेट लॉ याद करो। रेट लॉ स्लो को देखेंगे, फास्ट को देखेंगे या ओवरऑल को देखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट ओवरऑल बोलेंगे। याद रखने का, स्लो स्टेप, एक बुराई को ही देख के रेट लिखा जाता है। तो रेट का वैल्यू क्या होगा, बोलो रे बोलो, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 1 इंटू F2 की पावर 1। दिमाग में क्वेश्चन जो आया वो आपका ये आया कि क्या मैं इसको देख के क्यों नहीं लिखा, इसको देख के क्यों नहीं, क्योंकि स्लो को देख के ही तो रेट लिखा जाता है। K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर रहेगा 1, F2 की पावर भी क्या रहेगा 1। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये 1 1 कहाँ से है। याद रखना है, स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है। मैक्सिमम केसेस में वही होता है, स्टोइकियोमेट्री हमेशा पावर में जाती है। ये है स्टोइकियोमेट्री, कहाँ पे जाएगी, पावर में, पावर में। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये दोनों कहाँ पे गए। याद रखो, रेट हमेशा किसको देख के लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। चलो ये तो हो गया, रेट लॉ भी हो गया। अब पूछा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, बोलो रे बोलो, बीच का बंदर कौन है, जो कट गया, जो कैंसिल हो गया। कौन कटा, F कटा, F रहेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। और अब हम लोग मूव करने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कि पेपर में आता है। आपको लगता है डेरिवेशन कौन पूछने वाला, बट अपन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हैं, याद रखना है इस बात को भी। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सब पूछा जाता है, डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आए भी हैं 2-2 3-3 मार्क के लिए, और मैं समझाऊंगी एकदम कड़क फॉर्म में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखेंगे उसको। चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन से टाइप के एक्चुअली रेट लॉ एग्जिस्ट करते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो सबसे पहले कहना मुझे ये है कि जो भी आपके रेट लॉ रहते हैं ना, रेट लॉ वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रेट लॉ होता है वो होता है आपका डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। डिफरेंशियल रेट लॉ आपका पहले टाइप का रेट लॉ होता है, डिफरेंशियल रेट लॉ। सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो, थ्योरी पोर्शन में सारा आपको चार्ट के फॉर्म में पढ़ा रहे हो, तो थ्योरी पोर्शन में अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अभी टाइम कम है आप लोगों के पास में, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। थ्योरी को मैंने चार्ट के फॉर्म से कवर करवा दिया, इतना मेरे ऊपर भरोसा रखना। डिफरेंशियल रेट लॉ के अलावा आपका आता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ऐसे आपके 2 टाइप के रेट लॉ होते हैं, ठीक है। हमें पता तो होना चाहिए हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। पूरी थ्योरी नहीं बता रही, लंबी चौड़ी कहानी, चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिफरेंशियल रेट लॉ होता है वो भी बताता है मुझे कंसंट्रेशन को। इंटीग्रेटेड जो रेट लॉ होता है वो भी मुझे कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करता है। डिफरेंशियल रेट लॉ भी मुझे कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करता है, और इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी मेरे कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करता है।
अब दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि दोनों के दोनों कंसंट्रेशन को बता रहे हैं बट इनके नाम तो अलग है ना। तो ये जो आपको बताएगा ना, ये आपको बताएगा कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। ये आपको बताता है कंसंट्रेशन डेरिवेटिव के टर्म्स में। डेरिवेटिव के टर्म्स में आपको कंसंट्रेशन को ये एक्सप्लेन करता है। और जो ये वाले भाई साहब है ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये आपके कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो आपको बताते हैं कि कंसंट्रेशन क्या रहेगा एट पर्टिकुलर टाइम। तो डिफरेंशियल रेट लॉ भी कंसंट्रेशन को बताएंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ भी कंसंट्रेशन को बताएंगे, बट ये कंसंट्रेशन बताएंगे इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, ये कंसंट्रेशन बताएंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, पर्टिकुलर टाइम। लो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब टाइम है थोड़ा सा कम क्योंकि 1 आवर इज अप टू कंप्लीट। सो हम लोग क्या करेंगे, एज पर आर प्रॉमिस सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड वाला सारा पार्ट जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता है वो नेक्स्ट वाले क्लास में एकदम कड़क कड़क तरीके से समझेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ। नेक्स्ट वाले क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्या है ना, अभी स्टार्ट करेंगे ना तो वो ख़त्म नहीं होगा, फिर कोई मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। लिंक बनी रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने तो आपको बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाया, आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है मेरे लिए, प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।